सर ब्रिज रेक्टिफायर बता रहे थे। ब्रिज अच्छा, रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर में हम लोग जो ओरिजिनल फिगर था उसको दो फिगर में कन्वर्ट किया हाँ, एक फॉरवर्ड बाइस में था जो डायोड। है ना। जब टर्मिनल ए का पोटेंशियल यदि पॉजिटिव हो और इधर एक टर्मिनल डी इसका निगेटिव, तो एक डायोड यहां पर कनेक्ट किए हुए थे हम लोग। कंस्ट्रक्शन तो इस तरह से था एक्चुअली। ये कंस्ट्रक्शन था और इस डायोड का नाम D1, इसका नाम D1 ना। कैसे नोमेनक्लेचर किए हैं? ये D1, यस सर। ये हाँ सर, D1 था। D4। D4। D4, ये D3। D3। क्या? D3 सर। D3, ये D2। यस सर। और इस पॉइंट का नाम E था उसका। E। E। इधरों कोई पॉइंट, ये या ये पॉइंट का नाम F था वहां पे। F। और ये तो D था ना। हाँ हाँ। ठीक है, देखो तो आप ट्रांसफार्मर में जानते हो कि ये जो इसका आउटपुट टर्मिनल है ए एंड डी, इसका पोटेंशियल अल्टरनेटिवली चेंज करते रहेगा ईच हाफ ऑफ साइकिल में। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में जब ये पॉजिटिव ये निगेटिव, और जब ये पॉजिटिव होगा, ये जब पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में होगा और ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में होगा। ये दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में, ये निगेटिव है। तो एन टाइप का निगेटिव से कनेक्ट होना, एन टाइप को निगेटिव से कनेक्टेड रहना, दैट इज वो फॉरवर्ड बायस्ड। एंड पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट होना, दैट इज वो फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड में आप या तो बोलो कि एन टाइप निगेटिव से कनेक्टेड है या बोलो पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो ये डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल t greater than t by t, sorry 0 and greater than t by 2, इस हाफ साइकिल में D1 and D3 will be in forward biased, and D2 D4 reversed bias में हो जाएगा, while D2 and D4 in reversed bias, then circuit becomes सर्किट में बस ये ब्रांच को हटा दोगे और ये ब्रांच को हटा दोगे, ओनली ये डायोड रहेगा। फिर ये डायोड रहेगा, ये तो कॉइल था ट्रांसफार्मर का, और ये डायोड रहेगा, ये डायोड रहेगा, ये भी हट जाएगा ये ब्रांच, और ऐसे सर्किट होगा। और सर्किट में करंट का जो सेंस होगा, करंट का सेंस ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, तो करंट ऐसे चलेगा और ऐसे भाग जाएगा, ऐसे भाग जाएगा करंट। इसमें ही दिखा सकते हो, जरूरी नहीं अलग से फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। आप करंटे को खाली दिखा दो, ये करंट ऐसे चला, ऐसे आया, इधर नहीं जाएगा, ऐसे आया फिर इधर नहीं जाएगा, ये करंट डायरेक्ट इधर भाग जाएगा, फिर ऐसे होते हुए ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा। इसमें भी शो कर सकते हैं, है ना। ये हुआ।
इस हाफ साइकिल में, तो आपके इस लोड रेसिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन फ्रॉम ई टू एफ, ई टू एफ, thus current through load resistance directed from E to F। ये फर्स्ट हाफ साइकिल में बात हुआ। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए बात करें हम लोग। हाँ, तो 4 गो डायोड को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो पॉजिटिव से कनेक्ट है कि नेगेटिव से कनेक्ट है, या हायर मतलब हायर पोटेंशियल। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में ये जो दो टर्मिनल है ए और डी, हाँ इसमें से कोई एक पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा। हाँ, तो फर्स्ट में हम लोग पॉजिटिव कंसीडर किए थे ना अपर वाले को। हाँ, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में इसको हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं और इसको, हाँ तो वही हम भी नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव हुआ। यदि इफ की बात हो रहा है फर्स्ट हाफ साइकिल में, यदि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये फॉरवर्ड में चला जाएगा ना, ये डायोड। जी सर। फॉरवर्ड, ये जी चला सर। जाएगा रिवर्स में। एन जी सर। को पॉजिटिव से कनेक्ट होना, एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट होना, दैट इज रिवर्स्ड बाइस। और पी टाइप को जी पॉजिटिव से कनेक्ट होना यानी फॉरवर्ड बाइस। और यहाँ पर इस दोनों डायोड में कैसे चेक करेंगे कौन फॉरवर्ड रिवर्स में है? तो आप समझ रहे हो कि आपका डी टर्मिनल निगेटिव पर है, डी निगेटिव पर है, या ये डी है तो ये भी तो डीए ना होगा। जी सर। क्योंकि इस दोनों पॉइंट के बीच कुछ भी नहीं है, ये डी है तो ये भी डी होगा। अब और ये निगेटिव में क्लियरली ये एन टाइप निगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड हुआ। एन टाइप निगेटिव से कनेक्ट रहा तो वो तो फॉरवर्ड बाइसिंग को ही फेवर करता है। और पी टाइप का निगेटिव से कनेक्ट होना यानी वो रिवर्स बाइस। इसलिए ये दोनों रिवर्स बाइस है, इस दोनों को हटा दो आप सर्किट से, सर्किट ऐसा बिहेव करेगा। और जो करंट, हाँ सर, मतलब ए टर्मिनल में सर हम लोग कंसीडर किए हैं कि पॉजिटिव है। माना कि ए पॉजिटिव है, डी निगेटिव है फर्स्ट हाफ साइकिल में। हाँ वही। क्या हुआ अभी? श्योर नहीं, नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, नेगेटिव वो तो चेक करने का डिवाइस है आपके पास बाय वोल्ट मीटर, वो तो इजीली चेक कर लोगे कि फर्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव है कि ये निगेटिव है। ये चेक इफ की इस सर्किट को ट्रांसफार्मर का ये टर्मिनल का पोलैरिटी में कौन पॉजिटिव को उसको उससे क्या मतलब है, लेकिन ये इस सर्किट इसके पोटेंशियल के साइन पर चलेगा। अब ये क्या है फर्स्ट हाफ साइकिल में, वो तो वोल्ट मीटर चेक करेगा। वोल्ट मीटर लगा लीजिए आप। क्लियर हो गया सर। वही बस डाउट था कि मतलब यहाँ पे जैसे कोई वही डाउट था सर, क्या कि यहाँ पोटेंशियल नहीं था ना, हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल। हाँ, तो बार बार पिक्चर को देख रहे तो कैसे पता चला, वो हल्का डाउट हो गया। तो हम लोग समझे थे कि कंसीडर किए होंगे पॉजिटिव टर्मिनल पहले ही, इसीलिए। कैसे पता चला कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये कैसे पता चला? ये तो नेचर है एसी का। इफ ये पॉजिटिव होगा तो उस समय ये नेगेटिव होगा। अब रियली में फर्स्ट हाफ साइकिल में ये क्या है, ये तो वोल्ट मीटर से चेक कर सकते हो आप, या मैथमेटिकली बात कीजिएगा। तो यदि वो इनपुट आपका मान लो कि भी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो आउटपुट भी इसी मॉडल का होगा। और साइन फंक्शन तो इनिशियली टी बराबर 0 से चलेंगे आप, तो साइन फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होता है साइन का। 0 to 180 डिग्री तक साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और फिर 180 डिग्री से 2 पाई तक साइन निगेटिव होता है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में
ए पॉजिटिव होगा और नेक्स्ट हाफ साइकिल में ए निगेटिव होगा। यदि साइन वेव फॉर्म यदि डाल रहे हैं आप अंदर में तो इस ट्रांसफार्मर में, ठीक है। जी सर। क्लियरली ए पॉजिटिव है फर्स्ट हाफ साइकिल में और नेक्स्ट हाफ साइकिल में ए निगेटिव है। यदि साइन मॉडल का सिग्नल डाल रहे हो तो कॉस मॉडल का सिग्नल डालेंगे तो फिर उल्टा बात हो जाएगा। अब कहोगे अब ये कैसे समझेगा कि साइन मॉडल डाला गया कि कॉस मॉडल? अब वो तो डिपेंड करता है एसी जनरेट करने वाले सोर्स पर, जनरेटर पर, ठीक है। वो तो एसी जनरेट करने वाला पर डिपेंड करेगा वो साइन फंक्शन का वेव फॉर्म दे रहा है कि कॉस का। चलो नेक्स्ट हाफ साइकिल में बात करें हम लोग। नेक्स्ट हाफ साइकिल फॉर टी ग्रेटर देन t/2 टू ग्रेटर देन इक्वल टू t, इस इंटरवल में पोलैरिटी चेंज होगा। VA आपका चला जाएगा निगेटिव पर और VB आ जाएगा पॉजिटिव पर। देन कौन कौन डायोड का क्या हो जाएगा? तब आपका D2 एंड D4 विल बी इन फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। while D1 and D3 will be in reversed bias। जब ये निगेटिव पर होगा तो हम इसी फिगर में कर रहे हैं, आप एक दूसरा फिगर बनाओगे। ए निगेटिव पर है और डी पॉजिटिव पर है। ए निगेटिव होने से ये रिवर्स्ड बायस हो जाएगा और ये फॉरवर्ड बायस, और डी का पॉजिटिव होने से ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये रिवर्स्ड बायस हो जाएगा। यानी ये दोनों रिवर्स्ड बायस में आ गया, ये दोनों फॉरवर्ड बायस में। तो करंट क्या होगा सर्किट में? करंट का सेंस क्या होगा? ये पॉजिटिव पर है, डी टर्मिनल पॉजिटिव पर है तो वहां से करंट स्टार्ट करना। जो टर्मिनल पॉजिटिव पर हो करंट वहां से दिखाना आप। ये पॉजिटिव पर ये करंट ऐसे चलेगा और इधर नहीं जाएगा, ये रिवर्स बायस में। ये करंट इधर भाग जाएगा, इधर यहां पर आने के बाद फिर इस इधर नहीं जाएगा, वो इधर, क्योंकि ये रिवर्स में है, वो इधर आ जाएगा, फिर यहां आया और यहां के बाद फिर वो इधर नहीं जाएगा, ये रिवर्स में है, वो इधर भाग जाएगा और इधर आएगा, यहां आएगा तो इधर तो नहीं जाएगा, रिवर्स है, वो इधर मुड़ जाएगा। यानी ऐसे, यानी करंट फ्लोज इन इस सेंस में फ्लो किया, किस सेंस में? DEFAD in this case current flows in the loop DEFAD। इस सेंस में ये जो नाम लिखे उसी तरह से करंट का सेंस भी हो गया। सर्किट रीड्रॉ करना चाहते हो इस केस का, इस केस में सर्किट बिकम्स ये हट जाएगा, ये डायोड आपका रहेगा, फिर ये हट जाएगा, ये डायोड रहेगा, ये हट जाएगा, ये लूप होगा।
तो अभी भी करंट का सेंस ऐसे हुआ, चलो तो यहां भी तो क्या देख रहे हो, लास्टली क्या देख रहे हो आप, दोनों केस में आपके इस लॉर्ड रेसिस्टेंस के क्रॉस जो करंट रहा वो एक ही सेंस में रहा, फ्रॉम ई टू एफ, हेंस इट इज डीसी। तो लिखो 10, वी ऑब्जर्व दैट करंट थ्रू लॉर्ड रेसिस्टेंस in both case current through load resistance in both case will be in same direction, from E to F, hence it is DC। क्या लिखा, we observe that in both case current through load resistance will be in same direction from E to F, hence it is DC। और करंट, ये सेंस सेम रहा करंट का, इसलिए आप डीसी बोला, लेकिन मैग्नीट्यूड करंट का साइन के फंक्शन में ही चेंज करेगा, इसलिए पल्सेटिंग डीसी है वो भी करंट, ये करंट भी पल्सेटिंग डीसी। यहां भी ऐसा ही वेव फॉर्म होगा। मान लो ये इनपुट टर्मिनल का पोटेंशियल है वो इस तरह से वैरी किया, तो आउटपुट जो करंट है आपका, आउटपुट करंट थ्रू लॉड रेसिस्टेंस, करंट आईएल मतलब करंट थ्रू लॉड रेसिस्टेंस, ये तो यहां भी वो जो सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर का आउटपुट था वैसा ही आउटपुट यहां भी आया है, ये भी पल्सेटिंग डीसी है, इट इज ऑल्सो पल्सेटिंग डीसी। चलिए, पल्सेटिंग डीसी मतलब हैज एसी कंपोनेंट, एसी एंड डीसी दोनों का मिक्सचर है वो। तो अब हम लोग देखें इसमें मेन चीज इसका, पहले इफिशियंसी की बात करें, फिर रिपल की, फैक्टर रिपल की बात करेंगे। तो टॉपिक बनाओ इफिशियंसी, इफिशियंसी ऑफ पहले हाफ वेव रेक्टिफायर। इसको मिटा दें, efficiency of half wave rectifier, देखो इफिशियंसी
इफिशियंसी डिफाइन है, पहले हाफ वेव रेक्टिफायर का कर रही है, कोई भी रेक्टिफायर हो उसका इफिशियंसी डिफाइन करते हैं हम लोग आउटपुट डीसी पावर का रेशियो विथ टू द इनपुट एसी पावर। इनपुट तो आप रेक्टिफायर सर्किट में तो इनपुट जो डाला वो एसी नेचर का, और आउटपुट यानी उस लोड रेसिस्टेंस के क्रॉस जो आपको पावर आ रहा मिल रहा है एनर्जी पर यूनिट टाइम, वो डीसी नेचर का, जबकि सर्किट में डाला था एसी नेचर का एनर्जी। तो इट इज ए रेशियो डिफाइंड बाय आउटपुट डीसी पावर टू द इनपुट एसी पावर। इट इज डिफाइंड बाय द रेशियो एटा से इसको डिनोट करना, और ये डिफाइंड है आउटपुट डीसी पावर टू द इनपुट एसी पावर। ये पावर मींस क्या? पावर मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम कितना एसी टाइप का एनर्जी आप डाला वो हुआ इनपुट एसी पावर, और पर यूनिट टाइम कितना डीसी एनर्जी आपको मिला बाहर लॉड रेसिस्टेंस के अक्रॉस, वो डीसी पावर हुआ। तो ये इस रेशियो से डिफाइन है। और देखो पावर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? पावर का जनरल फॉर्मूला होता है करंट इनटू रेसिस्टेंस। ये भी और भी होता है, वी स्क्वायर बाई आर भी होता है, वी आई भी होता है, वोल्टेज इनटू करंट वो भी होता है, वोल्टेज स्क्वायर बाय रेसिस्टेंस वो भी होता है पावर का फॉर्मूला, और एक ये भी होता है करंट स्क्वायर इनटू रेसिस्टेंस। हम लोग इस टर्म्स में पावर का फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो जब आप डीसी पावर फाइंड करेंगे, आउटपुट डीसी पावर, तो करंट भी आपको लेना होगा डीसी करंट, आउटपुट डीसी करंट, एंड जब इनपुट एसी पावर निकालेंगे तो करंट भी आपको लेना पड़ेगा एसी वाला करंट। इसलिए इस रिजल्ट को आप ऐसे लिख सकते हो आई डीसी स्क्वायर इंटू आर एल, आई डीसी स्क्वायर इंटू आर एल डिवाइडेड बाय आई एसी स्क्वायर इंटू स्मॉल आर प्लस आर एल। ये क्या हो गया? ये तो समझा ठीक है भाई कि आप जब इन एसी पावर ले रहे हो तो करंट भी एसी लिया, इनपुट एसी करंट, इनपुट एसी यहाँ पर आई डीसी हो गया, आउटपुट डीसी करंट। अच्छा लिख रहा है उसको, उतारो पहले, उतारो सब बात। हो गया सर। देखिए यहां पर ये आई डीसी को बोलेंगे हम लोग ये आई डीसी जो हुआ ये एवरेज डीसी करंट इन सर्किट, एवरेज डीसी करंट इन सर्किट। और ये आई एसी जो है इसको आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट। जब बोले कितना एसी करंट है तो उसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यूज किया जाता है। एसी एक देखो अल्टरनेटिंग करंट में तीन टाइप का करंट डिफाइन होता है। एक
जैसे ये अल्टरनेटिंग करंट का एक्सप्रेशन जनरली I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर 3 गो करंट डिफाइन करते हैं हम लोग। ये I को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एसी करंट, इंस्टेंटेनियस एसी करंट बोलते हैं इसको। और I नॉट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट। ये है पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड। और एक रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है IRMS, रूट मीन IRMS से डिनोट करते हैं इसको। ये डिफाइन है कैसे, इस करंट के स्क्वायर का एवरेज का रूट। तो जब भी हम लोग बोलें कितना एसी करंट है, तो आप इस इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात मत करना, ये पीक वैल्यू की बात मत करना, आप इस वैल्यू की बात करना। रूट मीन ये जैसे कि अब रेडियो टीवी है तो देखते हैं जहां पर एसी इनपुट करना रहता है वहां लिखा रहता है कि 10 एम्पियर एंड 220 वोल्ट। ये क्या है? ये 10 एम्पियर क्या है? कौन करंट का वैल्यू है? क्या आई का वैल्यू है? नहीं, आई का वैल्यू होता तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना चाहिए, और वो तो कंपनी से फिक्स्ड होके लिखा के आ गया, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। वो डाटा जो लिखा हुआ वो तो नहीं चेंज कर रहा है, वो तो लिखा गया एक बार 10 एम्पियर तो फिक्स्ड हो गया। जबकि इंस्टेंटेनियस करंट तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, तो क्लियरली वो 10 एम्पियर ये नहीं होगा, ये आई नॉट भी नहीं होता है, वो पीक वैल्यू भी नहीं होता है वो। क्योंकि अब उस टीवी कंपनी वाले को क्या पता कि आपके घर का जनरेटर मैक्सिमम 10 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस कर रहा होगा, किसी के घर का जनरेटर 20 एम्पियर करंट प्रोड्यूस कर रहा होगा मैक्सिमम, किसी का 15 एम्पियर। ये तो वेरिएबल चीज है आई नॉट। आप अपने जनरेटर का स्पीड बढ़ाए हुए हो, क्यों जनरेटर का स्पीड को कम किया हुआ है, उस पर डिपेंड करता है आई नॉट। इसलिए वो 10 एम्पियर जो है लिखा हुआ टीवी के, जहां पर कोड लगाना होता है, एसी से कनेक्ट करना पड़ता है, वो 10 एम्पियर आई नॉट भी नहीं है, वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लिख के देता है वो लोग कि आप इस टीवी को इतना आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट दोगे तो ये ऑपरेट होगा। फिर वो 220 वोल्ट भी वो वोल्टेज एसी एक होता है एसी करंट और एक होता है एसी वोल्टेज। वोल्टेज का भी फॉर्मूला इसी मॉडल का होता है, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो वो 220 इंस्टेंटेनियस वोल्टेज नहीं है, वो पीक वोल्ट वैल्यू नहीं है, वो भी आरएमएस वैल्यू है। जब भी बोले कितना एसी करंट है उस सर्किट में, दैट इज हम लोग उसका आरएमएस वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझा। और ये आईडीसी तो पूरे सर्किट का कभी करंट 10 एम्पियर तो कभी 5 एम्पियर, कभी 3 एम्पियर, कभी 4 एम्पियर, ऐसे हो रहा है सर्किट में करंट। ऐसे चल रहा है ना करंट, ऐसे चल रहा है ना। नहीं, करंट का मैग्नीट्यूड तो एसी नेचर से चेंज हो रहा है ना, करंट का मैग्नीट्यूड तो टाइम टू टाइम चेंज कर रहा है, लेकिन है वो डीसी, क्योंकि सेंस एक है। तो जब करंट जैसे गाड़ी उड़ी होता है, गाड़ी उड़ी चल तो रहा है एक ही दिशा में, लेकिन कहीं उसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, कहीं 5 मीटर पर सेकंड, कहीं 10 मीटर। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम है, लेकिन हर जगह उसका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। देखिए, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हो, वैसे ही आपके सर्किट में करंट का मैग्नीट्यूड ऑलवेज चेंज कर रहा है। इस मॉडल से मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, इस मॉडल से, लेकिन करंट का डायरेक्शन हमेशा सेम है। तो वहां पर एक एवरेज करंट आप निकाल लो, वही डीसी करंट कहलाएगा सर्किट का। तो ये तो अच्छा, अब यहां पर देखिए, ये तो पावर डिफाइन होता है करंट इनटू रेसिस्टेंस। यहां पर आई डीसी स्क्वायर को आरएल से मल्टीप्लाई किया, यहां पर आई एसी, या ज्यादा अच्छा होगा ना, इस एसी की जगह आरएमएस लिख दो। आई आरएमएस का स्क्वायर, ये
स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर एल, ये क्या हुआ, ये यहां पर अलग रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं करंट को, यहां पर अलग रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहा है। ये क्यों? देखो आउटपुट जो लेना होता है लोग को, तो लॉड रेसिस्टेंस से लेगा, लॉड रेसिस्टेंस से आउटपुट मिलेगा आपको। लॉड रेसिस्टेंस मतलब आप टीवी यूवी कनेक्ट कर देना, जिसको भी डीसी चाहिए जो इस डिवाइस को, वो कनेक्ट है वहां पर, उसके बदला में आरएल लिखा। लेकिन आप इनपुट सर्किट में जो एसी डाला था, ये जो भी सर्किट था, मान लो फुल ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी, और इधर आपका सर्किट था हाफ वेव रेक्टिफायर था, तो ये है ये जो दो टर्मिनल है जिसको ए एंड डी से, क्या सी से, चलो ए बी, ये हुआ रेक्टिफायर का इनपुट, और ये एसी है, यानी यहां पर जा रहा है एसी। तो ये टर्मिनल कितना रेसिस्टेंस को सीन करेगा देखेगा। आप इस टर्मिनल के क्रॉस इस सर्किट को देखोगे तो एगो आपको ये आरएल दिखेगा और एगो डायोडो तो दिखेगा। डायोड में भी कुछ रेसिस्टेंस होता है, डायोड में उसको रेसिस्टेंस ऑफ डायोड, लेकिन फॉरवर्ड बायस में वो निग्लिजिबल होता है, और करंट तो ओनली फॉरवर्ड बायस में देता है ये डायोड। तो कभी कभी आप किसी बुक में देखोगे तो ये आर नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये आर नेग्लेक्ट किया हुआ मिलेगा। यहाँ पर वैसे हम डाल दिए हैं कि आर जो हुआ वो रेसिस्टेंस ऑफ डायोड हुआ, resistance of diode it may be negligible, tends to 0 in forward biased। तो जहां एनर्जी दे रहे हैं सर्किट में, उस दोनों टर्मिनल के बीच टोटल रेसिस्टेंस स्मॉल आर प्लस आर एल हुआ। इनपुट टर्मिनल सीन कर रहा है दो रेसिस्टेंस स्मॉल आर प्लस आर एल, जबकि आउटपुट लेना है ओनली यहां से, तो आउटपुट पावर में खाली करंट में इसी रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि इनपुट पावर में करंट में दोनों रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई, दोनों का कम सम से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मैक्सिमम जगह डायोड का रेसिस्टेंस निग्लिजिबल होता है, उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो आप। अब मेन काम है ये आईडीसी निकालना और आईआरएमएस फाइंड करना, समझे ना इसको? ये बात समझ में आया ना? यस सर। ये लॉर्ड ये नहीं भी रह सकता है किसी किसी में, तो फर्स्ट फाइंड आईडीसी। टू फाइंड आईडीसी, अब देखो आईडीसी के बारे में क्या बोला, एवरेज करंट, आई एवरेज। और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस करंट को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, उस टाइम इंटरवल तक 0 टू कैपिटल टी बाय टाइम इंटरवल से डिवाइड करना। ये जनरल एक्सप्रेशन है एवरेज वैल्यू फाइंड करने का। इंस्टेंटेनियस वैल्यू को इंटीग्रेट करना किस टाइम इंटरवल तक? 0 टू कैपिटल टी का एवरेज टाइम तक का एवरेज डीसी करंट आपको चाहिए। लेकिन आप क्या जानते हो, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी रहता है फॉर टी ग्रेटर देन 0, उससे ग्रेटर देन t/2, एंड I बराबर 0 हो जाता है फॉर t ग्रेटर देन t/2 टू t। ये तो हाफ वेव रेक्टिफायर का तो यही प्रॉपर्टी था ना, कि फर्स्ट हाफ टाइम तक करंट रहेगा सर्किट में, लेकिन नेक्स्ट हाफ टाइम में करंट 0 होता है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर का प्रॉपर्टी था।
हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट ऐसा था, ऐसा आउटपुट था। ये फर्स्ट हाफ टाइम पीरियड तक करंट है, लेकिन नेक्स्ट हाफ टाइम पीरियड में करंट नहीं है। और जो भी करंट है वो एसी नेचर का, इसलिए इस मॉडल का करंट है। तो ये चीज इसमें सब्स्टिट्यूट करे इस एक्सप्रेशन में, तो आप देख रहे हो कि करंट जो है वो 0 टू कैपिटल टी लिमिट में एक बार 0 हो रहा है, यानी ब्रेकिंग हो रहा है, फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी हो रहा है इस टाइम पर। t/2 टाइम पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। t/2 से पहले इस मॉडल का करंट, t/2 के बाद ये करंट, यानी इस इंटीग्रल को तोड़ना होगा। इस इंटीग्रल को आपको, ये जो इंटीग्रल है इसमें एक बार i की जगह I नॉट साइन ओमेगा टी डाल दो dt, लेकिन ये 0 टू t/2a तक, अब प्लस फिर t/2 टू t करंट है 0 और डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल t। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो I नॉट t का कैपिटल T मतलब 2π/ओमेगा, ये सॉल्व करके ये आएगा आपको ना I नॉट बाई पाई आएगा। I नॉट बाई पाई सॉल्व करोगे, क्या कर दे सॉल्व, कर दे क्या इंटीग्रेशन, उतार लिया पहले, बोलो। कर लेंगे सर। ठीक है, ये हुआ आईडीसी। अब चले फाइंड करें हम लोग IRMS एसी का, एवरेज एसी करंट। टू फाइंड IRMS, IRMS कैसे डिफाइन किया था हम लोग, IRMS डिफाइन हुआ था करंट के स्क्वायर का एवरेज का रूट। इसको आप स्क्वायर कर देते हो, यदि IRMS का स्क्वायर कर देते हो तो ये तो रूट हट जाएगा, सिंपली इसका एवरेज आ जाएगा I स्क्वायर का एवरेज। और I स्क्वायर का एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, I स्क्वायर dt/t 0 टू कैपिटल T। जिसका एवरेज निकालना है उसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू के स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर, वहां I का एवरेज निकालना था तो I dt किया, यहाँ I स्क्वायर का एवरेज निकालना है तो I स्क्वायर dt कर रहे हैं। ये एक जनरल फॉर्मूला है एवरेज फाइंड करने का। यदि इंस्टेंटेनियस वैल्यू पता हो, वो फंक्शन इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करने वाला फंक्शन पता हो, तो एवरेज वैल्यू का ये बात खाली करंट में ही नहीं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब में भी मान लीजिए एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन में होगा उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। उसको इंटीग्रेट करना उस टाइम इंटरवल के लिए, जिस टाइम इंटरवल से डिवाइड करना, ये जनरल एक्सप्रेशन है टू फाइंड एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पर I स्क्वायर, ये भी तो आप समझ रहे हैं ना, इंटीग्रल खाली 0 टू t/2 ही होगा, क्योंकि अगला इंटरवल में तो करंट 0 है। तो ये हो जाएगा I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt/t। ये कितना आएगा, ये I नॉट स्क्वायर बाई 4, यानी IRMS I नॉट बाई 2। अब चले वो पावर का रेशियो निकालने। मिटा दे इसको।
तो 10 इफिशियंसी ईटा आर डी सी स्क्वायर आर एल बाई आई आर एन एस स्क्वायर स्मॉल आर प्लस आर एल, ये हो गया आई नॉट स्क्वायर बाई पाई, पाई स्क्वायर इंटू आर एल बाई ये आई नॉट स्क्वायर बाई 4 इंटू स्मॉल आर प्लस आर एल ठीक है। और ये आई नॉट स्क्वायर कैंसिल, इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग आता है आपको 0.40 समथिंग इंटू आर एल बाई स्मॉल आर प्लस आर एल, यानी 0.40 डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्मॉल आर बाई आर एल। और स्मॉल आर डायोड का रेसिस्टेंस है, बहुत स्मॉल होता ही है फॉरवर्ड बायस में। वो जब करंट टूरेंट की बात कर रहे हो तो क्लियरली वो डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, और फॉरवर्ड बायस में तो ऐसे ही रेसिस्टेंस निग्लिजिबल होता है, और उसमें भी लॉड रेसिस्टेंस से डिवाइड कर दिया। इस टर्म को जनरली हम लोग जीरो एज्यूम करेंगे, इस टर्म को अप्रोक्सीमेटली जीरो लेंगे आप, यानी सिंपली ये 0.40 आया इफिशियंसी। और हम लोग यहां पर परसेंटेज इफिशियंसी की बात करेंगे, परसेंटेज इफिशियंसी। तो परसेंटेज के लिए क्या करते हो, 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये 40% बोलेंगे इसको। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का इफिशियंसी ओनली 40%, मतलब ये कि आप जो भी एनर्जी पर यूनिट टाइम आप उसको दिया, उसका ओनली 40% एनर्जी पर यूनिट टाइम उस लॉड रेसिस्टेंस में खर्च होगा। आउटपुट में ओनली वो इतना ही परसेंट दिया आपको। आप सर्किट को दिया 100% एनर्जी, लेकिन वो लॉड रेसिस्टेंस को देता है ओनली 40%। 50% नहीं हुआ इफिशियंसी इसका, तो बहुत कम है इफिशियंसी। बाद में डिमेरिट में जब बात करेंगे तो ये भी बात लिखेंगे, इसका इफिशियंसी बहुत कम होता है। और देखना फुल वेव का लगभग 80% के आसपास आता है उसका इफिशियंसी, जस्ट डबल। अच्छा, ये तो हो गया इफिशियंसी। एक बात करते हैं हम लोग यहाँ पर रिपल का, रिपल एंड रिपल फैक्टर। ये चीज फुल वेव के लिए भी डिफाइन करेंगे, लेकिन आप रिपल की बात कर लो पहले, हाफ वेव का सब काम कर लो। लिखो टॉपिक में रिपल एंड रिपल फैक्टर। Current in rectifier circuit any rectifier circuit
has both AC and DC. Hence, this current is called pulsating DC. ऐसा कोई करंट इस डीसी करंट जिसमें थोड़ा बहुत एसी नेचर भी हो, उसको पल्सेटिंग डीसी बोलेंगे। ये रेक्टिफायर सर्किट का करंट ऐसा ही होता है, उसमें थोड़ा बहुत एसी भी होगा। तो ये जो एसी कंपोनेंट है ना, इसी को रिपल बोलते हैं, इस एसी कंपोनेंट ऑफ करंट। तो ये सुनो फाइनली, ये जो आई रेक्टिफायर के क्रॉस का जो करंट हुआ वो आई डीसी प्लस आई एसी, दोनों का रिजल्टेंट है वो करंट। तो द एसी कंपोनेंट इज कॉल्ड रिपल। हियर एसी कंपोनेंट ऑफ करंट is called ripple. और रिपल फैक्टर क्या होता है? तो इट इज द रेशियो ऑफ IAC बाई I। जब भी IAC बोले, ठीक है, यहां पर IAC बाई IDC, तो ये यहां पर RMS वैल्यू नहीं, यहां पर वो इंस्टेंटेनियस करंट, यहां RMS मत समझना इस IAC को। AC कंपोनेंट बाय DC कंपोनेंट, इसको रिपल बोला था। और ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कितना होता है तो वो देखिए, उतार लिए होगे। देखो हम लोग एक सेमेस्टर 2 में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़े थे, तो वहां पर एक एक कॉम्प्लेक्स नोटेशन पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन, इंपीडेंस का भी कॉम्प्लेक्स, वोल्टेज का कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन, सब कुछ का, करंट का एक कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन, एक जे ऑपरेटर मेथड पढ़ा गया था वहां पर। और जे ऑपरेटर, जे एक इमेजिनरी नंबर था, जे जिसका वैल्यू -1 इमेजिनरी है। इस जे के टर्म्स में करंट, इंपीडेंस, वोल्टेज सबको एक्सप्रेस किया जाता है, उसको कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट बोलेंगे। जैसे एक रेसिस्टर एंड कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, इसका इंपीडेंस चाहिए, तो इंपीडेंस इसका जेड, ये आता था R माइनस JXC, इस टाइप का बात सब बता पाया गया। XC मतलब इसका रिएक्टेंस, ये तो रेसिस्टेंस है, और कैपेसिटर को XC लिखते थे। अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करे तब कैपेसिटर को भी आप एक रेसिस्टेंस की तरह मान सकते हो, जिसका रेसिस्टेंस को डिनोट करना है XC। नेट रेसिस्टेंस, नेट इंपीडेंस ऑफ सर्किट को जे ऑपरेटर मेथड में ऐसे लिखे थे। देखो कोई भी खाली इंपीडेंस को, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन, इसको कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। और ये बात खाली इंपीडेंस में ही नहीं, करंट को भी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वोल्टेज को भी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में जितने भी पैरामीटर्स है, वो वोल्टेज हो, करंट हो, इंपीडेंस हो, सबको कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन जे ऑपरेटर के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है।
ये चीज सेमेस्टर 2 में अल्टरनेटिंग करंट पढ़े थे, तो वहां पर जे ऑपरेटर मेथड पढ़ाया गया था, वहां देखना आप। और इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा इसकी बहुत जरूरत पड़ेगा हम लोग को, ये जे इस फॉर्म में इम्पीडेंस को लेना। आगे जब ट्रांजिस्टर पढ़ोगे वहां पर बहुत जरूरत पड़ता है इस रूप में लिखना। जे एक इमेजिनरी जे ऑपरेटर, कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्पीडेंस, थोड़ा इसकी जरूरत पड़ेगा हम लोग को फ्यूचर में। अब ये से थोड़ा जरूरत पड़ चुका है। यदि इंडक्टर होता, मान लो रेसिस्टर के साथ इंडक्टर होता, इसका इक्विवेलेंट इंपीडेंस को लिखते आप R प्लस जे एक्सएल। ये एक्स सी को समझ रहे हैं, 1/ω/c, एक्सएल को ω/L। इसका नाम क्या था? इसका नाम होता था कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका क्या नाम? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये सब की जरूरत पड़ेगा। मान लो खाली कैपेसिटर रेसिस्टर नहीं है, मान लो अकेले कैपेसिटर है सर्किट में और करंट फ्लो कर रहा है, इसका जेड में आर नहीं होगा, खाली -jx ही होगा। यदि सिंपली इंडक्टर है, जेड जो होगा सिंपली jxl होगा। तो ये सब थोड़ा याद करना बहुत जरूरी है आपको। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिसिटी का जो सर्किट सॉल्व करते थे, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना, जंक्शन रूल, वोल्टेज वोल्टेज, वो सब की जरूरत है आगे ट्रांजिस्टर में। हम लोग को सर्किट को कैसे 12 लेवल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना होता था, कोई एलिमेंट के क्रॉस का वोल्टेज फाइंड करना रहता था, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना होता था सर्किट में, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशंस का प्रॉपर्टी, सब ये सब की खूब जरूरत है ट्रांजिस्टर में आपको। हाँ, तो थोड़ा 12 का नोट्स हो तो जरूर उसको इस पे को देख लेना। ये तो नहीं होगा, ये तो 12 में इस मेथड से नहीं होते, 12 में वेक्टर मेथड से इंपीडेंस निकालते हैं। सेमेस्टर 2 में हम लोग इंपीडेंस को इस रूप में लिखना सीखा था, लेकिन वो सर्किट सॉल्व करना, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, किरचॉफ लॉ, ये पोर्शन थोड़ा 12 के नोट से देख लेना, ये तो बहुत दिक्कत करने वाला है ये इलेक्ट्रॉनिक्स। कहीं पर कहीं बेईमानी आप किए हो पढ़ने में, तो उसका फल कोई ना कहीं कोई पेपर में भुगतना पड़ेगा आपको। देखना, हम तो रिजल्ट याद दिलाएंगे, अब ये कैसे होता था ये थोड़ी अभी करने जाएंगे, ऐसा होता था। हाँ, तो देखो क्या बोल रहे हैं हम, तो ये इंपीडेंस का वैल्यू की बात करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक मॉड होता है, मॉडुलस लोग निकालता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो R² प्लस XC²। यहां पर मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड डिफाइन कर दो, वो इंपीडेंस। ये तो रिप्रेजेंटेशन हुआ इंपीडेंस, ये इंपीडेंस नहीं हुआ, इसको कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस बोलते हैं इसको। और सिंपली इंपीडेंस तो उसका मॉडुलस करना। ये सिमिलरली करंट में भी ऐसा बात होता है। करंट में भी जैसे ये Z² बराबर हुआ ना R² प्लस XC², करंट में भी IRMS² जो होगा ना, वो IDC² प्लस IAC²। ये रिलेशन से अभी मतलब है हमको, इससे IRMS² इक्वल टू IDC² प्लस IAC², इसलिए IAC बराबर हो जाएगा। ये सब साइड में कर लेना, इस सब बात को आप साइड में कर लो, इस सब बात को।